हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज आपकी क्लास होने वाली है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में आपके जो साइंस का चैप्टर है, साइंस है आपकी, उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें से मेरा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उन सबको मैं लेके आने वाली हूँ। तो आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का है। इस चैप्टर में से आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं। इसमें से 7 नंबर इस चैप्टर में से पक्के आते हैं। तो इसलिए चलिए आपने हम बताते हैं आपको कि इसमें से क्या क्या आता है, कौन कौन जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो जो आने वाले हैं, उनको हम कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आपका मोस्ट टॉपिक है, इसमें कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है और किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो पहले हम सही विकल्प करते हैं। सही विकल्प आते हैं आपके 10 नंबर के। तो चलिए नहीं लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि ये हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो इंग्लिश में मैं आपको सारे कंसेप्ट पहले ही करा चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इंग्लिश में मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सारे कंसेप्ट आपको। मैंने जो कंसेप्ट कराए हैं सारे इंग्लिश में ही समझाएं, इसलिए पेपर को मैं हिंदी में लेके आई हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों को ही कोई परेशानी ना हो। तो चलिए, भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज। इसमें से फिजिकल चेंज कौन कौन सा है मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको, चैप्टर में मैंने कराया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या है। देखो, उबलते पानी से वाष्प बनना, मतलब कोई पानी बॉयल हो रहा है और वो उसको एवापोरेट हो जाए, वाष्प में बन जाए, तो वो क्या है? वो बेटा फिजिकल चेंज है। क्यों है फिजिकल चेंज? क्या होता है फिर से बता देती हूँ। फिजिकल चेंज वो है, जैसे कि ये बर्फ है, ये बर्फ पानी में बदल गई, तो क्या है पानी दोबारा बर्फ में बन सकता है? हाँ। जो चीज़ रिवर्स हो जाए, जो चीज़ रिवर्स हो जाए वो फिजिकल चेंज है, और जो चीज़ रिवर्स ना हो वो आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो देखिए, अब पानी को वाष्प बना सकते हैं और वाष्प को पानी बना सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, बर्फ से जल बन जाएगा और जल से दोबारा से बर्फ बन जाएगा, ये भी आपका रिवर्स चेंज है। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है ये भी। नमक का पानी में घुलना, आपने नमक लिया उसको पानी में घोल दिया, ये आपका क्या है? फिजिकल चेंज है। क्यों? नमक से पानी मिला दिया, तो क्या पानी को नमक से अलग कर दो? कि हाँ, कर सकते हैं अलग। ठीक है, उसकी बहुत सारी विधियां होती हैं जो मैं करवा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट लास्ट बता हमारा एलपीजी का दहन। एलपीजी मतलब आग, जो हमारी गैस होती है वो। आप गैस को एक बार जला लोगे तो क्या उसी जली हुई गैस को दोबारा वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते, वो केमिकल चेंज है। तो ये क्या है? ये हमारा केमिकल चेंज है। तो इसने क्या पूछा? भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, देखो, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण समझ में आ रहा है? अवशोषण मतलब शोषण हो गया उसका, वो ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो जाता है, वो क्रिया ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ये क्या है हमारा? एंडोथर्मिक, जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। और जो ऊष्मा छेपी, जो ऊष्मा का दहन कर देती है, मतलब ऊष्मा निकाल देती है अपनी तरफ से, वो क्या होती है? एग्जिट थर्मिक। इसे हम एग्जिट बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट हो गई, जो चली गई, वो ऊष्मा छेपी है। जो आ गई, शोषण हो गया जिसका, वो ऊष्मा शोषी है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया आप जानते हैं क्या है? कॉम्बिनेशन। और वाष्पीकरण आप सब जानते हैं, एवोपरेट। ठीक है, वेपोराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया पूछी है, मतलब नहीं पूछी है रासायनिक अभिक्रिया। लोहे के पदार्थों में जंग लगना, देखो कोई आयरन की चीज है, उस पर जंग लग गई, तो क्या वो दोबारा से ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक है, भोजन का पकना, जिस खाने को आप पका चुके हो, आटे की रोटियां बना चुके हो, तो क्या उस रोटियों से आप आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो ये भी केमिकल चेंज है। कागज का जलना, बर्न ऑफ पेपर, आप एक बार पेपर को जला दो, या आपने जला दिया पेपर को, तो क्या इस पेपर को दोबारा बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो ये भी केमिकल चेंज है। बर्फ का पिघलना, ये बर्फ है, आपने इसे पानी बना दिया, पानी से दोबारा बर्फ बना सकते हो, मतलब ये रिवर्स हो गया, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। तो आपका यही आंसर है, बर्फ का पिघलना। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, दो प्रोडक्ट ले लिया आपने, ठीक है, उससे आपका क्या बन गया? एक उत्पाद बन गया। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बन गया आपका। आपने दो कंपाउंड लिए, आपने दो यौगिक लिए कंपाउंड, उनका मिश्रण किया,
उनका क्या बनेगा, उत्पाद। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो इनमें भाग लिया है, इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे आप, रिएक्टेंट। क्या होगा ये हमारे रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या बोलेंगे हम इनको, अभिकारक। ठीक है, आगे चलें। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? आपने देखा होगा कि आपने जैसे मम्मी ने गरम गरम खाना बनाया है तो उसकी खुशबू दूर तक आ जाती है, लेकिन जो खाना, वही खाना जब दोबारा ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू नहीं आ जाती है, क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते हैं, और जो रखा हुआ खाना है उसके पार्टिकल्स, ठंडे खाने के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, और जो गर्म खाना होता है उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो विकृत गंधिता इसका आंसर होगा। क्यों होगा? मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट जो पढ़ाया था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बताया था विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता मतलब रेजिडिटी। जो आपका खाना होता है वो क्या होता है, सो स्वाद और गंध अपना बदल लेता है, थोड़ी देर रखे रहने के बाद अपना स्वाद और गंध बदल लेता है। जैसे कि आपने सब्जी सुबह बनाई, सुबह सब्जी का टेस्ट अलग होगा और शाम को सब्जी का टेस्ट अलग हो जाएगा। उसी प्रकार लंबे समय तक जब हम सूखे मेवे को रखते हैं तो वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण, विकृत गंधिता के कारण। नेक्स्ट 6Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 2Fe। इसने पूछा कि जो ऊपर अभिक्रिया दी है किस प्रकार की है, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो नहीं है, दो को मिला के एक बनाया जाता है तब कॉम्बिनेशन होता है। जब दो को मिला के एक बनाया जाता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। दूसरा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जब दोनों तरफ से विस्थापन हुआ हो, इसने इसे दिया हो और इसने इसे दिया हो, ये द्विविस्थापन होता है। लेकिन इसमें तो सिर्फ ये वाला दे रहा है इसको, तो ये द्विविस्थापन तो नहीं है, ना संयोजन है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन होती है सेपरेशन। क्या इसमें किसी का सेपरेशन हो रहा है? सेपरेशन मतलब एक रिएक्टेंट है, मतलब कि एक रिएक्टेंट और वो कई सारे उत्पाद बना रहा है, कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है इसमें तो दो है रिएक्टेंट, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब जहां कोई एक दूसरे को अपने एलिमेंट या अपना मेटल या अपने नॉन मेटल्स दे रहा हो, वो विस्थापन क्रिया होती है। एक दे रहा है मतलब ये वाला इसको दे रहा है तो ये क्या, विस्थापन। अगर दोनों एक दूसरे को देते ना तो द्विविस्थापन हो जाता, लेकिन ये सिर्फ इसको दे रहा है। एफी ने क्या किया है, अपने ये ओ को एल को दे दिया है ना। आयरन ने अपनी ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी विस्थापन क्रिया हो गई। चारों क्रियाएं समझ में आ गई आपको। ठीक है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम होता है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ये रहा एक्वारेजिया। देखो इसमें चार हैं। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो रेजिया होता है कैसे बनता है, कि नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनता है। ये जो आपको ये दिए हैं ना दोनों, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, ये इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको इसमें ऐसे भी दे देता ना, इसकी जगह आपको ये लिख देता बोथ, ये भी और ये भी, और ये बोथ या इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर ये भी सही होता। याद रखना। ठीक है, एक्वारेजिया कैसे बनता है, नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ठीक है, आगे चलें। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन, फिर से केमिकल चेंज की विशेषता पूछ ली इसने। देखो केमिकल चेंज, जब हम कुछ भी केमिकल चेंज करते हैं तो उसमें कलर में तो डेफिनेटली होना ही होना है परिवर्तन। कलर तो हमेशा ही चेंज होगा। उसमें गैस भी निकलती है, जब आप कुछ ना कुछ करते हो तो उसमें जरूर गैस का या तो वो एब्जॉर्ब होगी या वो निकल जाएगी बाहर। ठीक है, तापक्रम, उसका जो हीट होगी कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ये भी होता है रासायनिक परिवर्तन में। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता, क्या, आकार। रासायनिक परिवर्तन का कोई आकार नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ फिजिकल जो चेंज होता है, जो ठोस चीजें होती हैं फिजिकल में, उसमें जरूर आकार होता है। ठीक है, तो इसमें आकार में परिवर्तन, इसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात याद रखना, फिजिकल चेंज में बहुत मेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, उसके साथ हमने जल के साथ अभिक्रिया कर दी, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देख लो, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। ये दो मतलब दो को एक ही कर दिया हमने, क्या हो गई, संयोजन हो गया ये इन दोनों में। तो संयोजन अभिक्रिया आपकी क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, ऊष्मा क्षेपी। याद रखना ये बात। ठीक है, हाँ अगर इसमें ऊष्मा, चलिए आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं।
यदि मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाता है, मैग्नीशियम रेवन है आपका Mg, वायु मतलब ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन मिल गई तो चमकदार श्वेत लौ होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम मैग्नीशियम जो होता है हमारा वो वायु में दहन कर जाए, मतलब ऑक्सीजन के साथ जल जाए, तो उसमें क्या होता है, सफेद कलर की लौ उत्पन्न होती है, राख बन जाता है। वो कैसा राख बन जाती है, चमकदार राख बन जाती है वो। तो उससे हमें क्या बन रहा है, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हम इसमें प्लस H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। तो ये क्या होता है हमारे, ये एक सफेद रंग का चूर्ण होता है जो कि बहुत ही चमकदार होता है। तो याद रखना, जब भी मैग्नीशियम रेवन को वायु में दहन किया जाता है, वायु में दहन किया जाता है, तो वो आपका क्या बनेगा, OH का होल ट्वाइस प्लस O, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पूरी रिएक्शन कर दी आप लोगों को, ताकि ये सोचते कि बैलेंस तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। आगे बढ़े, याद रखने वाली बात। नेक्स्ट, वे विक्रियां जिनमें ऊष्मा निकलती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें ऊष्मा निकलती है वो क्या, कोई ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। वे विक्रियां जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का हो रहा है तो मतलब क्या है ये, आयनिक, आयनिक। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हो तो इसको आप लिखते कैसे हैं, समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण। लोहे को वस्तुओं से बचाने के लिए इस पर प्रिंट करते हैं, किससे बचाने के लिए, संक्षारण, किससे बचाने के लिए, संक्षारण, कोरिजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, मैंने भी बताया था, एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है हमारे पास, वो छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा तो वो क्या होती है हमारी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है वो हमारी, वियोजन, सेपरेशन, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। एक हाइड्रोजन गैस ही ऐसी है जो हाइड्रोजन गैस को जलाने पर कौन सी ध्वनि निकलती है, पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि का मतलब क्या होता है, जो बार बार दोहराए जाते हैं शब्द, जो कहते हैं ना पॉप सॉन्ग, आजकल बहुत चल रहे हैं गाने, पॉप सॉन्ग्स चलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार का। H2 का योग और O2 का हश्र क्या कहलाता है, मैं आपको ये बात पहले बता चुकी हूँ। जब भी आपका O2 जुड़ेगा, O2 जुड़ेगा किसी रिएक्शन में तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका, उपचयन, ठीक है। और अगर जहां भी आपका O2 माइनस हो जाएगा, O2 जा रहा है किसी उससे निकल के प्रोडक्ट से, तो वहां आपका क्या होगा, रिडक्शन। क्या वहां क्या होगा आपका, रिडक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन। तो यहाँ पे क्या बोला है, O2 का हर्ष हो रहा है, O2 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया होगी। अगर यहाँ इसने बोला होता कि O2 जुड़ रहा है आपका, तो वो क्या होता, ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचयन, ठीक है। नेक्स्ट चलें, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्यों, क्यों, देखो जैसे सिल्वर क्लोराइड है आपका, ठीक है, AgCl, इसको हमने ऑक्सीजन के संपर्क में आते, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आके क्या हो जाता है, ये काला पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी क्लोरीन गैस होती है ना, वो निकल जाती है, ये क्या हो जाता है, 2Ag और प्लस Cl2, ये गैस आपकी निकल गई, तो इसलिए क्या हो जाता है इसमें, ये अपचयन हो जाता है इसका, अपचयन मतलब सॉरी उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के संपर्क में जो चीज आ गई उसको ऑक्सीडेशन ही होगा, याद रखना। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, सही या गलत, ये पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल है जैसे H2SO4 है, आप इसकी किसी के साथ अभिक्रिया करा दो, जैसे मैंने 2H2O के साथ करा दी, जल के साथ कराई, तो क्या बनाएगा, 2H3O प्लस SO2 प्लस O2, शोषण हो रहा है, इन सबका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, हीट भी निकल जाएगी इसमें से, तो ये क्या है, देखिए दोबारा समझे, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस 2H2O, ये जो अभिक्रिया है इसमें से हम क्या बना लेते हैं, 2H3O प्लस SO2 प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये अभिक्रिया आपको पता है, देखो ये गैस निकल गई, तो ये कौन सी है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन इसने बोला कि ऊष्मा शोषी है, तो मतलब कि ये असत्य है, ठीक है। दूसरा, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, गलत। ऑक्सीकृत का मतलब अलग होता है, ऑक्सीकारक का मतलब अलग होता है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन को हटाना। उपचयित का मतलब मैंने अभी बताया था, ठीक है। उपचयित का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, उपचयित मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन का हार्श होता है वहां पे, ठीक है। और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो स्वयं अपचयित हो जाते हैं, जो खुद से अपचयित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिडक्शन बोलते हैं,
ठीक है, तो ये भी असत्य है। तीसरा, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें क्या हो रहा है, जब हम सांस लेते हैं, आपने देखा होगा हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसमें एग्जिट होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, बताया था मैंने पहले भी, मतलब एग्जिट हो रही है। क्या हो रही है, जो आपका गैस है वो एग्जिट हो जाती है, तो वहां आपका क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। तो हम सांस लेने में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। आप सांस लेते हो तो कुछ ना कुछ तो प्रक्रिया होती है ना, तो आप कुछ गैस बाहर भी निकालते हो, कुछ अपने अंदर लेते हो, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट है, ये सही है। लोहे में जंग लगना एक भौतिक प्रक्रिया है, गलत बात है, असत्य है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको क्यों गलत है। जोड़ी मिलाते हैं, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। विद्युत के द्वारा अपघटन, विद्युत अपघटन। ऊष्मा का शोषण हो रहा है, शोषण मतलब शोषी, तो ऊष्मा शोषी। ऊष्मा का उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा हो रही है वहां क्षेपी। ठीक है, आगे चलें। देखिए 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं आपके किस प्रकार आते हैं। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो आपका मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बना के बताया था आपको, Mg+O2 से, तो कैसे बनाया था, MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से बनाया था ना मैंने। तो जो परत जम गई है ना, उसको रिबन को साफ किया जाता है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, उसमें आया था क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स में। श्वसन क्या है, एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें भी तो कुछ प्रक्रिया होती है। उसकी होता है जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। जब भाई निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी तो होनी ही होनी है। जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी तो होनी होनी है। ठीक है, एटीपी का मतलब यहाँ पे क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्यों होता है, ये जो फॉस्फेट होता है ना, वो एटीपी को तोड़ने के लिए होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट। आपने अपनी लैब में गए होगे, आप केमिस्ट्री की लैब जो होती है वहां आपने देखा होगा कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो किसी किसी में क्या होता है कि नीचे ठोस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इस प्रकार आपकी जो परख नली होती है उसमें से ठोस क्रिस्टल बन जाते हैं, वो ऐसे क्रिस्टल होते हैं कि वो घुलते ही नहीं है, तो वही आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है। जैसे कि जब दो क्रियाकारक, जब दो आपके रिएक्टेंट होते हैं, उनको हम आपस में मिलाते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो ठोस उत्पाद बनाते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कि वो घुलते ही नहीं है। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। जैसे कि हमने क्या ले लिया, बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, और ये Na2SO4 ले लिया। इससे आपका क्या बना, BaSO4 और ये NaCl। आप एक बात और ध्यान रखना, ये एक दूसरे को दे रहे हैं तो क्या होगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो गई ये वाली। ठीक है, एक दूसरे को दे रहे हैं मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है ये। ठीक है, हर चीज को गौर से पढ़ा करो, हर चीज में कुछ ना कुछ दो चीजें, दो बातें तो निकल के आ ही जाती हैं। नेक्स्ट, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो जो तेल और वसायुक्त पदार्थ होते हैं, क्या वो हमारे सड़ जाते हैं ज्यादा दिन रखने पर। ऑयली जो चीजें होती हैं वो ज्यादा दिन रखने पर सड़ जाते हैं, उनकी स्मेल, उनका टेस्ट सब कुछ बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं हमें। ठीक है, तो उसे नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन जो होता है ना, वो हमारी क्या होती है, एक सक्रिय गैस होती है। क्या होती है, वो हमारी एक एक्टिव गैस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा चिप्स कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उसमें आलू के चिप्स इतने दिन तक क्यों सही रहते हैं, वो सील क्यों नहीं जाते हैं, खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि वो लोग उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, इसलिए। ठीक है, नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, हमारी सक्रिय गैस है, वो हमारी एक्टिव गैस होती है। ठीक है, तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय पर रहने पर उपचयित होकर खाना अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब दो प्रोडक्ट हैं उनको एक बना दिया जाए, दो लोगों को एक कर दिया जाए। जैसे कि शादी में दूल्हा है, दूल्हा ने दोनों को एक कर दिया। ठीक है, ये संयोजन है, ये एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट है और उसका मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया, वो आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कि C+O CO2, CaO+H2 COOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन प्लस भी हो रहा है और ऑक्सीजन माइनस भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। ऑक्सीजन प्लस होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन माइनस होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं।
देख लीजिए, जैसे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, और दूसरे का अपचयन होता है मतलब कि रिडक्शन, तो वे हमारी क्या कहती हैं, उपापचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि Fe2O3 प्लस 3CO2। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है, तो मतलब कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और इसने अपने आप से उसको निकाल के फेंक दिया है, तो इसमें नहीं है, तो इसमें माइनस भी हो रहा है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो दोनों चीजें हो रही हैं, तो ये क्या हो गई हमारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं भाई, उनको जंग से बचाने के लिए, उनके संक्षारण के लिए। किस लिए करते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए। ठीक है, लोहे में वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए, रेजिडिटी। ठीक है, इसलिए हम उनको पेंट करते हैं ताकि वो नमी के संपर्क में ना आए, उनमें जंग ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो आपकी सोडियम होती है ना, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके आग लगा लेती है, खुद से जल जाएगी वो। अगर आपने सोडियम को खुला छोड़ दिया ना हवा में, तो वो खुद से जलने लगती है सोडियम, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है सोडियम आपका। इसलिए हम उसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, जिससे कि उसे मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं ऐसे, जैसे आपने डब्बे में खाली भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें फिर सीलन लग जाएगी, नमी आ जाएगी, उसमें नमी पकड़ लेगी उसको। ठीक है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देती है। ठीक है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने या आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। ठीक है, पता चल गया क्यों रखते हैं। नेक्स्ट, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है, क्यों? आपने देखा कलरफुल होती हैं बोतल्स, क्यों? क्योंकि जब भी इन पे सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं ना, तो ये जो दवाई जो होती है ना, ये विषैली हो जाती हैं, इसलिए इनको जो कलरफुल बोतल लेते हैं हमेशा। दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ये क्या हो जाती है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं ये, और क्या हो जाती हैं, ये विषैली हो जाती हैं। इसे रोकने हेतु दवाई की बोतलों को हम कैसे रखते हैं, रंगीन रखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक आपका रिएक्टेंट है, उसके कई सारे प्रोडक्ट बना दो, जैसे कि CuSO4 का इसने Cu प्लस SO4 दो उसमें प्रोडक्ट में इसने तोड़ दिया एक रिएक्टेंट को। जिस अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, देखते हैं क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। ये जिंक है और ये हमारा CuSO4 कॉपर है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, ZnSO4 और प्लस Cu हमारा निकल गया कॉपर, तो क्या हो जाता है, विलयन का रंग आपका उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट बनाता है। इसने क्या किया, कॉपर का विस्थापन कर दिया जिंक ने, इसने सल्फेट ने, और जिंक के साथ इसने क्रिया कर दी, तो ये क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है ये, जब कॉपर को विस्थापित कर देता है तो। ठीक है। जैसे कि दूसरा देखो, एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। ये एल्यूमिनियम है, ये हाइड्रोक्लोरिक है, तो क्या होता है इसमें, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है इसको विस्थापित कर देगा, ये AlCl बना लेगा, 2AlCl3 प्लस 3H2। हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्लोराइड का रंगहीन विलयन बना लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। सिल्वर धातु है ये, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन ये हो गया। तो याद रखना, सिल्वर धातु की कभी भी कॉपर सल्फेट विलयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिल्वर धातु के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। देखो, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, इधर से इधर जाना, मतलब एक दूसरे को देना, विस्थापित करना चीजों को, अपना एक एलिमेंट दूसरे वाले को दे देना या दूसरे वाला अपने वाले को दे देना, इसी का यही तो मतलब विस्थापित है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी तो यही करती है, ऑक्सीजन देती है या लेती है, कुछ ना कुछ तो करती है, तो मतलब कि हाँ विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। जैसे कि आपने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, उसमें मैंने ये हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया आपने इसमें, तो क्या होगा, Cu अलग हो गया और H2O, देखो इसमें ऑक्सीजन गया, मतलब कि ये रेडॉक्स भी हो गई और ये विस्थापन भी हो गई, एक दूसरे का विस्थापन भी हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया था आपको कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, लोहे की कील मतलब कि लोहा मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu आपका बाहर निकल गया। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों भाई, जब कोई लोहे की चीज है उसे आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दोगे
तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा। लोहा तो हमेशा रिएक्शन करता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीचे विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का हरा विलयन बना लेता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने उसमें करवाया था 10th क्लास की, जो हमारी पहली क्लास ली थी मैंने कंसेप्ट की, उसमें करवाया है मैंने, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को हाइड्रोजन से क्यों भर देते हैं, समझाइए। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, ये नाइट्रोजन क्यों भर देते हैं, ताकि उसमें नमी ना आ जाए। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव गैसें होती हैं नाइट्रोजन्स, ठीक है। इसलिए अब क्या करते हैं, आलू के चिप्स हैं या कुरकुरे होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोग खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन सब में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? जिससे कि वो चीज़ें खराब ना हो जाएं, ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। केमिकल रिएक्शन जो होती हैं आपको उनको दोनों तरफ से बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद, रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट के कुल द्रव्यमान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जब भी आप कोई रिएक्शन बनाओगे तो आपको उसको दोनों तरफ से संतुलित करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि इधर CuSO4 1 है और इधर आपने 4 कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। इन दोनों का द्रव्यमान और इनके परमाणु क्रमांक, इनका भार, सब कुछ समान होना चाहिए दोनों तरफ से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है आपको उसके परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ये जरूरी होता है, ठीक है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं। खाद्य पदार्थों को इसे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था विकृत गंधिता क्या है, ज्यादा देर नहीं हुई विकृत गंधिता को बताए हुए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित हो जाना, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो जाना, स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, ठीक है। रेजिडिटी, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, इसलिए इसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। देखो इसमें 4 अंक के क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। कैसे, या आपने कुछ आपको दे देते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस को, आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन करने पर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाता है बेरियम क्लोराइड के साथ, या पोटेशियम धातु जल के साथ क्या बनाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, जी हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका वायु, हमने ऑक्सीजन ले ली, इसमें दहन होने पर क्या बना दिया इसने, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ले लिया आपने, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया हमने किसकी कर दी, बेरियम क्लोराइड की, तो इसने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ऐसे हमने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया करा दी, तो क्या बना दिया इसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस तरीके की क्रियाएं बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान से, ऐसा कुछ नहीं कि आप बना नहीं सकते। ये देखो कि वो कह क्या रहा है, जैसे नाइट्रोजन बोला उसने, तो नाइट्रोजन का आप सबको पता है नाइट्रोजन क्या होता है। नेक्स्ट, फिर उसने बोला कि हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को भी पता है आपको क्या होता है। अब आप सोचो कि मैंने यहाँ 2 क्यों लिया, कि मैंने यहाँ 2 क्यों लिया। अब देखो एक बात सोचो, N और H से क्या बन सकता है, अमोनिया बन सकता है, NH3। अब आपको इसे बैलेंस करने के लिए तो चाहिए ना कुछ, अब यहाँ 3 H चाहिए हमको, ठीक है। अगर हम यहाँ 3 H कैसे करेंगे, यहाँ तो 3 नहीं लिख सकते, या तो हम यहाँ 3 लिखते, यहाँ भी 3 नहीं लिख सकते, है ना। हम क्या कर सकते हैं, N+H है, NH3 होती है अमोनिया, तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ भी 2 ले लेते हैं, तो क्या हो गई, ये 4 हो गई। अगर हम यहाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ भी 2 ले लेंगे, लेकिन ये N अब 6 हो गए, तो यहाँ आप 3 लिख लो। इस तरीके से बैलेंस करना भी आना चाहिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि इनको कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी तरीका है। तो इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन, ये बताना है। पेट्रोल का वाष्पीकरण, किसी भी चीज़ का वाष्पीकरण हो रहा है तो याद रखो वो भौतिक चेंज है। वो वाष्पीकरण आपने देखा होगा, सॉलिड, इधर मैं लिक्विड लिख देती हूँ, इधर मैं गैस लिख देती हूँ, ठोस द्रव गैस, ये तीनों एक दूसरे में चेंज होते ही रहते हैं। तो जब भी किसी चीज़ का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण मतलब इसमें आपने देखा होगा सॉलिड से लिक्विड बनाने में, लिक्विड से सॉलिड बनाने में वाष्पीकरण होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन भी होता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, ठीक है, हर चीज़ होती है इसमें। LPG का दहन अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये रासायनिक दहन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन आ गया मतलब कि ये भौतिक परिवर्तन है, ये फिजिकल चेंज है। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना, रक्त तप्त मतलब उसको जलाना, गर्म करना।
कोई लोहे की कील ले ली, उसको गैस पे जला के देखो, थोड़ी देर बाद वो वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जो चीज रिवर्स हो जाए वो भौतिक परिवर्तन है, और जो चीज रिवर्स ना हो वो केमिकल चेंज है। याद रखना इतना। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4। FeSO4 दो भागों में टूट जाएगा, Fe प्लस SO2 प्लस O2। तो ये क्या हो गया आपका? जहां चीजें अपघटन हो गई हैं वो क्या हो गई हमारी? ऊष्माक्षेपी। दूसरा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी टूट जाएगा, H2O प्लस SO3, इसका भी अपघटन हो रहा है। तो ये क्या? ये भी ऊष्माक्षेपी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस जल H2O, तो इसका क्या हो जाएगा? Na2 ले लो, 2Na प्लस इसका 3H2O प्लस O2, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका भी अपघटन हो रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी हमारी ऊष्माक्षेपी है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4Cl प्लस जल H2O, इसमें क्या हो जाएगा आपका? NH4OH प्लस HCl। इसमें अपघटन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें शोषण हो रहा है। देखो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये शोषी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई भी एग्जिट नहीं हो रहा है। इस सब में क्या हो रहा था? इस सब में कोई ना कोई गैस बाहर निकल रही थी। तो ये क्या है? हमारी ऊष्माक्षेपी हो रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी गैस बाहर नहीं निकली है, इसमें सब कुछ बन रहा है। तो ये क्या? हमारी ऊष्मा शोषी है। ठीक है, ये हमारी एंडोथर्मिक है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? अभी बताया है ऊपर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकल रही है, जहां गैस निकल रही है वो बेटा ऊष्माक्षेपी है, और जहां गैस नहीं निकल रही है वो ऊष्माशोषी है। जहां ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है, गैस निकल रही है, वो आपकी एग्जिट है, मतलब कि एक्सोथर्मिक है। और जहां आपका नहीं निकल रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां आपका क्या है? एंडोथर्मिक है। जैसे कि देखो, CH4 प्लस 2O2, तो CO2 प्लस H2O, निकल गई H2O, तो CO2 निकल गई, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, वो ऊष्मा बन रही है, आ रही है उसमें, जैसे कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस, अब ये सॉलिड है, तो आपने इसमें सॉलिड बनी है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, इसमें सब आ रहा है, जा तो कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, उसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? इसमें शोषण हो रहा है, सब में ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी ऊष्मा शोषी हो गई। संचारण, कोराइजन, अभी बताया था। इनके बचाव के उदाहरण क्या क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या नमी आदि के संपर्क में आता है, तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, आपने देखा होगा लोहे अक्सर बाहर रखा रहता है, Fe प्लस O, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो फेरिक ऑक्साइड हाली बना लेता तुरंत, उस पर भूरी भूरी सी परत जम जाती है लाल रंग की। देखा होगा आपने, चांदी, मम्मी पायल पहनती है चांदी की, तो आपने देखा होगा कि जब मम्मी लाती है नई नई तब तो बड़ी चमकती है वो, लेकिन जब वो मम्मी पहनती रहती है, उनको ऑक्सीजन के संपर्क में आती रहती है, वो धीरे धीरे तो काली पड़ने लगती हैं, है ना? उसी प्रकार से। नेक्स्ट, विस्थापन एवं द्विविस्थापन में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन मतलब जहां एक तरफ से एक, जहां कोई दो एलिमेंट है और एक एलिमेंट अपना इसे दे रहा हो, और द्विविस्थापन जहां दोनों तरफ से दे रहे हो, ये भी दे रहा हो और ये भी दे रहा हो। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे देखो, FeCuSO4, तो क्या बन गया? FeSO4, और Cu हमारा निकल गया, कॉपर हमारा निकल गया। इसमें क्या है? देखो, Na2SO4 और BaCl2, तो क्या हो जाएगा? ये NaCl और इधर BaSO4, जहां दोनों तरफ से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है वो क्या है? हमारी द्विविस्थापन, और जहां एक तरफ से होता है वो क्या होता है? हमारा विस्थापन। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदी में ही लिखवाया है मैंने, इंग्लिश में मैं ऑलरेडी आपके सारे कंसेप्ट आपके इंग्लिश में करा चुकी हूँ। मैं इंग्लिश में आपके सारे कंसेप्ट, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो मेरी क्लास में जाके देख सकता है। टेलीग्राम चैनल पर हमारी क्लास है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स, PDF सब मिल जाएगा, और ये वाला PDF भी मिल जाएगा आपका। ठीक है, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, टीचर्स अड्डा MP, और अब मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है आपको किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, या कौन सा टॉपिक लेके आना है, तो आप वो सब मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट अगली वीडियो तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।